अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की फ़ेक डिग्री का जो मामला आया है सामने, उसकी हकीकत क्या है? क्या वाक़ई उनकी फ़ेक डिग्री है? और अगर ये साबित हो जाता है कि उनकी फ़ेक डिग्री है, तो जस्टिस अतर मिनल्ला के लिए क्या इसकी रिपरकशंस होंगी? इस पे तफ़सील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। ये एक तासुर दिया गया है पीटीआई की तरफ से कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसके बेनिफिशरी हैं। वो तासुर इसलिए दिया जाता है कि हुकूमत को ये अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस के जो मुद्दत है ओहदे की 3 साल तक कर देगी, जिसके बाद 2 साल मजीद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस बनने के लिए मिल जाएंगे। इस पे तफसील से बात करेंगे और मैं आपको रिटायर एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जो मेरी बात हुई वो क्या समझते हैं कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस तरह की जो है वो मुद्दत में इजाफा जो है 2 साल का मजीद मिलने जा रहा है या नहीं जा रहा, वो रिटायर्ड जज क्या कहते हैं। और इस हवाले से क्या वाकई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये जो है अगर कोई ऑफ़र की जाती है तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे तफसील से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे, इमरान खान ने कल ये ऐलान किया है और धमकी दी है कि अगर उनको इंसाफ ना दिया गया और तो वो भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। माजी में 2007 में इमरान खान इसी तरह जब उनको डीजी खान जेल में चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत में गिरफ्तार करके कैद किया गया था और डीजी खान जेल भेजा गया था, तो इमरान खान ने तीसरे दिन ही भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद इमरान खान की जो हालत थी वो काफ़ी बिगड़ गई थी। एक जेल के कैदी ने क्या इस हवाले से जो हकीकत बताई थी, जो कि उस टाइम इमरान खान के साथ ही इसी तरह के एमपीओ के मुकदमात के ज़रिए ही उनको किया गया था, कैद किया गया था। उस कैदी ने क्या बताया था इमरान खान की जो हालत हुई थी। और ये अगर अब इमरान खान कोई भूख हड़ताल का ऐलान करते हैं तो उसकी रिपरकशंस क्या होंगी या उसके फ़ायदे इमरान खान को क्या होंगे, इस पे तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से। कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट कर रहा था कल, जिसमें ये कहा गया कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है 1987 की वो डिग्री जो उनकी लॉ की एलएलबी की है, वो दरअसल उनकी नहीं है, वो किसी इम्तियाज़ नामी शख्स की है जो इस पे जो सेक्शन आर्टिकल जो है वो 19A के तहत यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है वो अ, जो कराची यूनिवर्सिटी थी उससे किसी एप्लीकेंट ने ये दरख्वास्त भेजी कि ये वेरीफाई करके दें कि ये जो डिग्री है ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है कोई अ, असली है या कि नहीं है। तो जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है उसने तहकीकात की, तो उसके जो एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंट है उसने लेटर लिख के भेजा कि ये इस जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके ऊपर कोई और इम्तियाज़ नाम का जो शख्स है उसकी रजिस्ट्रेशन है, ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाली नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हमेशा से एक प्रोटोकॉल है कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर एक ही दफ़ा और एक ही नाम दर्ज होता है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो है वो इम्तियाज़ नामी जो शख्स है उसके नाम के ऊपर ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के ऊपर दिया हुआ है ये दरअसल किसी और की है। तो इस पे फिर कल ये एक कहा जा रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इस हवाले से कोई ना कोई अपना लाए अमल देगा, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन पहले एक ट्वीट पे जो है कोई पीटीआई की साहब एमपीए थी, उन्होंने ट्वीट किया था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आईएसआई की इंटरफेरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिबटल जारी कर दिया। तो ये कहा जा रहा था कि इस हवाले से भी कोई रिबटल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि ये भी मीडिया पे चल रहा है और सोशल मीडिया पे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह हमने देखा कि जस्टिस बाबर स्टार की जो उनका ग्रीन कार्ड था या परमानेंट रेजिडेंस अमेरिका की थी, जब ये इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए एफआईए को अहकाम जारी किए कि ये जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी ये जिसने भी शेयर किया उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। फिर एफआईए ने उसकी तहकीकात के बाद कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया। तो क्या इस मामले में भी इस तरह हो सकता है, क्योंकि जस्टिस जो है बाबर स्टार के अलावा एक और जो है वो जस्टिस जो कियानी थे,
उनके हवाले से प्रॉपर्टीज़ और उस पे जिसने कंप्लेंट दायर की और जो उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हमने देखा कि उसके खिलाफ भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ जो है वो इक़दामात उठाए। तो इसकी बुनियाद के ऊपर ये भी एक समझा जा रहा है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से भी कोई जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए जिसने भी ये इंफॉर्मेशन लीक की है तो उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें कुछ बुनियादी तौर पे कुछ कानूनी सवालात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं कर सकती। और दूसरा जो है, अगर ये साबित हो जाता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है वो जाली है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। वो क्यों हो सकती हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 जजेस का जो है वो नाम रिकमेंड किया था। एक जस्टिस बाबर स्तार और दूसरे जो हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। इन दोनों के जो नाम रिकमेंडेशन इनकी तरफ से गई थी और इनसे मुलाकात के बाद जो एक इनफॉर्मल जो है वो इंटरव्यू टाइप का ही होता है, उसके बाद इनका नाम जो है वो भेजा जाता है फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कमीशन में, जिसमें जो है ये जो पैनल है जजेस का 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, फिर बार के मेंबर्स होते हैं, फिर हुकूमत की तरफ से मेंबरान होते हैं। ये तमाम तर जो है वो नाम के ऊपर पूरी छानबीन के बाद ही फाइनलाइज करते हैं, जिसको बाद में पार्लिमानी कमेटी भेजा जाता है। अब सवाल ये है कि अगर ये साबित हो जाता है उसमें उसमें जुडिशल काउंसिल में कि ये इनकी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी ने लेटर लिखा है, अगर वो दुरुस्त है और अगर इनकी डिग्री जाली साबित होती है, तो फिर जो इनका नाम रिकमेंड किया गया उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रेज हो सकते हैं कि क्या उन्होंने नाम रिकमेंड करने से पहले ये जो बुनियादी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और जो बेसिक जो आपके एकेडमिक जो क्रीडेंशियल्स हैं, क्या उनको वेरीफाई नहीं किया जाता? क्या बाकी जजेस के भी इसी तरह जो है वो एजुकेशनल जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है या नहीं किया जाता? ये भी एक प्रोसीजर कोई इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा अहम लेकुना सामने आ रहा है। अगर ये डिग्री जो है वाकई जाली साबित होती है तो इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला के लिए काफ़ी सवालात खड़े हो सकते हैं। फिर दूसरा ये कि सुप्रीम जुडिशल जो कमीशन है, उसमें क्या ये इन चीज़ों का जो है वो स्क्रूटनी नहीं की जाती? और अगर की जाती है तो फिर ये कैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री का जो है इतना बड़ा इनसे मिस हो गया वेरीफ़ाई करने के हवाले से? इसमें फिर सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं, क्योंकि वो भी क्लीयरेंस देती हैं, तो क्या उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की जो है वो वेरिफिकेशन नहीं की गई, या अगर की गई थी पहले तो फिर खामोशी क्यों अख्तियार की गई? तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एक कानूनी तौर पे जो है ना एक अहम आगे ये केस आ सकता है अगर इसको टेकअप किया जाता है। और दूसरी फिर सवाल ये है कि क्या जिस तरह जस्टिस बाबर स्टार और दीगर जो जजेस की इंफॉर्मेशन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया था, क्या इसके ऊपर भी लिया जा सकता है? तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये आइन और कानून में हर शहरी को हक है कि वो किसी जज के अगर मिसकंडक्ट के बारे में या कोई इस तरह की हवाले से वो करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर रेफरेंस दायर करते हैं, तो रेफरेंस सिर्फ रेफरेंस दायर करने की बुनियाद के ऊपर, अनलेस कोई वो बिल्कुल झूठी और फ्रिवलेस जो है वो एप्लीकेशन हो या रेफरेंस हो, बेबुनियाद और गलत इल्ज़ामात लगाए गए हों, तो वो और बात है। लेकिन अगर दुरुस्त इल्ज़ामात हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने बैठ के इसके हवाले से भी तय करना था और कोई आगे का लाए अमल देना था। जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से जितनी भी ये मालूमात आई हैं, आया वो इसके हवाले से कोई रिबटल जारी करते हैं या कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हैं, ये उनका बाकायदा तौर पे आज एक्सपेक्टेड है कि कोई फैसला आएगा। ताहम अगर ये कोई इस पे आगे तहकीकात के हवाले से या रिबटल भी अगर ये जारी किया जाता है, तो उसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई जो दायर करदा रेफरेंस के ऊपर कोई असरात नहीं होंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आगे ये केस आने वाला है, इस पे क्या आगे मज़ीद क्या इसको टेकअप किया जाता है, क्योंकि अभी तो रेफरेंस दायर हुआ है। आगे सुप्रीम को जुडिशल जो काउंसिल है वो इसको कंसीडर भी करती है या नहीं करती, ये भी देखना पड़ेगा। जो भी इसके हवाले से मज़ीद अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से ये हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से तो एक स्पेकुलेट किया ही जाता था, साथ-साथ जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले ज़्यादातर जो सहाफ़ी हैं,
वो भी ये समझते हैं कि जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं वो बेनिफिशरी हैं, ख़ास तौर पे ये जो मख़सूस नशिस्तों वाला केस है, और वो बुनियाद बनाते हैं इस के ऊपर कि हुकूमत को अगर ये रिज़र्व सीट्स दोबारा मिल जाती हैं तो 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी हुकूमत के पास, और उसके बाद जो वो लेजिस्लेट करके चीफ जस्टिस का जो आइनी मुद्दत है वो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और अल्टीमेटली इसके जो बेनिफिशरी होंगे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा होंगे। जो कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अगर ये सीटें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कोई फ़ैसला आता है कि ये सीटें ना सुन्नी इंतहाद काउंसिल को जाती हैं और ना ही जो मौजूदा जो जमातें हैं पार्लियामान में उनको मिलती हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी जो मौजूदा फिर कंपोजिशन होगी उसको देखा जाए तो उसके ऊपर भी ये जो है हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है। तो हुकूमत चाहे तो वो फिर लेजिस्लेशन इन मखसूस नशिस्तें ना मिलने के बावजूद भी कर सकेगी, तो ऐसा नहीं है। मेरी कल जो है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से बात हुई। अ, उनसे मैंने यही पूछा, बुनियादी सवाल ही यही था कि क्या चीफ जस्टिस जो है काज़ी फ़ाइज़ ईसा को हुकूमत ये इस तरह की कोई एक्सटेंशन दे सकती है, और क्या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा एज़ ए जज और एज़ ए चीफ जस्टिस उनका जो कंडक्ट रहा है क्या वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे इस हवाले से। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका इंक्लिनेशन जो है वो एंटी काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ ही था, तो वो ये समझते हैं कि उनके ख्याल में भी ये हो सकता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो है वो ये एक्सटेंशन दी जाए और वो एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन वो कहते हैं कि ये देखना पड़ेगा ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा जो कंपोजिशन है जजेस की, ये फैसले के हवाले से भी, क्योंकि ये जजेस को भी अंदाज़ा होता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने ये देख लिया कि काजी फ़ाइज़ ईसा की फेवर में और ये एक्सटेंशन वाला कि ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो फिर जो है ज़्यादातर फिर जजेस ये होता है कि वो मिल जाते हैं, जो सिटिंग चीफ जस्टिस होता है उनसे इनकार या इख्तलाफात नहीं करते। लेकिन अगर उनको थोड़ी सी भी भनक पड़ गई कि काजी फ़ाइज़ ईसा मजीद नहीं टिकने वाले, तो उसका इम्पैक्ट जो है ये मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है उसके ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि हमेशा जो अ, आने वाला जो चीफ होता है वो फिर लोग उसकी तरफ झुकाव उनका ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर पे उस दौरान जब अगर जो सर्विंग चीफ जस्टिस होता है उसकी मुद्दत 2 महीने 3 महीने हार्डली रह गई हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि अगर तो ये हुकूमत इस हवाले से कोई वाकई जो है वो उनको श्योरिटी दी गई है, तो फिर तो जो है वो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो एक्सटेंशन वाला मामला है तो फिर मेजॉरिटी जजेस भी फिर इनके साथ ही मिल जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि जितना काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बतौर एक जर्नलिस्ट के जितना कवर किया है और जितना ओवरऑल देखा है जो जुडिशरी के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो अपनी एक लेगेसी जो बिल्ड कर रहे हैं, वो इस एक्सटेंशन को कबूल नहीं करेंगे, और ना ही कोई इस तरह का जो है वो ये उनका जो बतौर चीफ जस्टिस जितना भी अभी तक फैसले दिए हैं वो किसी इस जो है वो उसके ऊपर दिए हैं, लालच के ऊपर के उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। काजी फ़ाइज़ ईसा ने हमेशा असूलों और आइन और कानून की पासदारी की ही अमलदारी की है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं नहीं समझता कि ये इस तरह का वो जो है वो इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो कोई फैसले करते हों। बहरहाल इसके हवाले से भी कोई मज़ीद अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की तरफ। इमरान खान ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। क्या इमरान खान जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं भूख हड़ताल का या नहीं? इस हवाले से मैं आपको 2007 का माजी का एक किस्सा सुनाता हूँ। डीजी खान में जब ये इनको गिरफ्तार किया गया था 16 एमपीओ के तहत, उस टाइम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और परवेज़ इलाही जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्हें लाहौर से गिरफ्तार करके डायरेक्टली डीजी खान जेल भेजा गया था। डीजी खान के जो है वो अगर आप उससे वाकिफ़ हों, वहाँ का पानी, वहाँ के जो ओवरऑल जो दर्जा हरारत है या मौसम के हालात हैं वो बड़े टफ होते हैं। तो इमरान खान ने 1-2 दिन जो है वो जेल में गुजारे, तो उसके बाद बड़ा अनकंफर्टेबल हो गए, वहाँ पे गुजारना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने देखा कि ये अगर इन्होंने कुछ ना किया तो फिर जो है इनका ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। तो जो उनके साथ रहने वाले जो कैदी थे वो भी सियासी इसी तरह के एमपीओ के तहत ही उनको भी यहाँ पे बंद किया गया था डीजी खान जेल में। वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने फिर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल शुरू की तो दूसरे दिन ही उनकी हालत गैर हो गई। डॉक्टर को बार बार बुला के फिर वो पूछते थे कि क्या परवेज़ इलाही की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी हुआ है उनकी रिहाई का या नहीं हुआ।
तो 2 दिन जो है वो उनकी हालत इतनी गैर होगी कि फिर डॉक्टर को बाकायदा लिख के भेजना पड़ा पंजाब हुकूमत को कि अगर इनको ना फौरी तौर पर रिहा किया गया तो इनकी जो है वो कंडीशन ऐसी है कि वो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो उस टाइम जो है आज से 20 साल जो है 18-20 साल पहले की बात है। अब तो और मज़ीद उनकी जो उम्र का तकाजा है कि वो भूख हड़ताल उनके लिए बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह का कोई वो करते हैं, ये जो उन्होंने थ्रेट दी है उसके ऊपर अमल भी करते हैं, तो उनकी सेहत इतनी जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मैक्सिमम 1 या 2 दिन से आगे जो है वो भूख हड़ताल को वो बर्दाश्त भी कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान को इस हवाले से बड़ा कैलकुलेटेड वो मूव चलेंगे, भूख हड़ताल करनी भी होगी तो वो उस सूरत में कि जब उनको ये यकीन हो कि उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। अदरवाइज़ क्योंकि हुकूमत भी और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट भी उनको आज़माना चाहेगी कि वो कितने दिन तक जो है वो इसको जो भूख हड़ताल है वो उसको जारी रख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से जो है नर्व टेस्ट करने का मुकाबला होगा। तो इमरान खान मेरा ख्याल है कि भूख हड़ताल उसी सूरत में करेंगे जब उनको ये श्योरिटी या गारंटी होगी कि ये उनकी जो एक मूव है वो कामयाब हो सकती है। अदरवाइज़ वो भूख हड़ताल को मैं नहीं समझता कि वो इसको वो कर सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। बहरहाल इस पे भी कोई अपडेट होगी तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।